वैदिक संस्कृति। वेद शब्द से बना है, ठीक है। अभी हम लोग सभ्यता में थे, इसके बाद फिर संस्कृति में आ गए। तो आगे बढ़े कि पीछे चले? पीछे चले कि आगे बढ़े? एक्चुअली विकास की स्थिति को देखें हम, सभ्यताएं अचीवमेंट्स होती हैं, संस्कृतियां नेचुरल होती ही हैं, वो है ना। तो अचीवमेंट्स की दृष्टि से देखें तो इसके पहले सभ्यता थी तो बहुत सारे अचीवमेंट्स देखने को मिले थे, फिर संस्कृति में आ गए। तो शायद उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा पीछे हुआ है मामला, है ना। तो डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, इतिहास में क्रम व्यवस्था तो आगे है, सीक्वेंस, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। बट अचीवमेंट्स या डेवलपमेंट या प्रोग्रेसिव फॉर्म जो होता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक स्टेप पीछे है, एक स्टेप ही पीछे है कि दो स्टेप पीछे है, ये अध्ययन करने पर पता चलेगा। क्योंकि ये जो वैदिक कल्चर है ये दो पार्ट में है। ये 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ है और ये 600 बीसी तक चला है। ये दो पार्ट में है, एक ऋग्वैदिक है और एक लेटर वैदिक है। फर्स्ट पार्ट 1500 से स्टार्ट होकर के 1000 बीसी तक आएगा और ये उसी के बाद 600 बीसी तक आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो डेवलपमेंट ज्यादातर इकोनॉमिकल होती है ना। डेवलपमेंट ज्यादातर इकोनॉमिकल होती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के फील्ड में पशुपालन और एग्रीकल्चर में अगर आप तुलना करें, कंपेयर करें, तो उसमें पहले क्या है? पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर? पहले पशुपालन है, उसके बाद एग्रीकल्चर है ना। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो पशुपालक लोग हैं, ये तो ये दो कदम पीछे हैं, ये दो स्टेप, टू स्टेप पीछे हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये एग्रीकल्चर बेस्ड पर है, तो ये एक कदम पीछे है। किससे? सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो इकोनॉमिकल वैल्यू है, जो डेवलपमेंट कंडीशन है, उसकी डेवलपमेंट की जो कंडीशन है, उससे ये दो कदम पीछे है और ये लेटर वैदिक एक कदम पीछे है ना। क्योंकि ये पशुपालक हैं और वो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये दो पार्ट में है, और दो पार्ट में है ही इसीलिए क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस यहां से इधर की ओर आया है, ठीक है। एक फ्लाईओवर है, इधर काम कर रहा है, एक ब्रिज है जो इधर से इधर पहुंचाने में कनेक्ट, है ना। वो फ्लाईओवर हम लोगों को देखना है, वो कनेक्टिविटी देखनी है कि कैसे ये कालखंड खत्म हुआ और आगे बढ़ता है, ठीक है। इसमें हम लोग एंट्री करते हैं। तो वैदिक कल्चर एक्चुअली वेद से बना हुआ है। इट फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड वेद, which means knowledge,
जिसका अर्थ होता है ज्ञान। कैसा ज्ञान? अब ज्ञान, भाई हम, आप या कोई भी जो भी ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है, तो ज्ञान एक माध्यम है। ठीक है, ज्ञान एक विशेष स्थिति का परिचायक है। व्यक्ति के, यानी ह्यूमन बीइंग्स के एक विशेष स्थिति का परिचायक है, रिकॉग्नाइजेशन है। वो विशेष स्थिति क्या है? उसके उस पूरे जो लाइफ पीरियड जो उसका है, जीवन काल है, जन्म से और मृत्यु के बीच में थोड़ा सा समय बेसिकली हटा दें शुरू का, जो बालपन होता है, जहां पर भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, यानी हम डिपेंडेंट ही रहते हैं, उसको हटा दें, तो एक जो प्रोसेस जीवन को स्पेंड करने का होता है मृत्यु से पहले का, ठीक है, उसकी विधि विधान, क्रिया विधि, पैटर्न, जिसको हम जनरली संस्कृति कह लें, कल्चर कह लें, है ना, और सिविलाइजेशन, आफ्टर डेट सभ्यता भी कह लें, यानी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान कि कैसे चलाना है, क्या अचीव करना है, क्या अचीव नहीं करना है, ठीक है, व्यवहार कैसे करना है, किसके प्रति? अपनों के प्रति, यानी ह्यूमन बीइंग्स के भी प्रति, या फिर जो भी बायोस क्लास है, जीव वर्ग है, उसके प्रति, जो हमारे समकक्ष रहते हैं अदर क्लास जीवों के, है ना, इस प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति, ठीक है, हमारे ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, ठीक है, उनका एक जो प्रॉपर एक जो थॉट है, प्रिंसिपल है, आई थिंक उसका नॉलेज होगा। और किसका नॉलेज होगा? जैसे कहते कोई बहुत ज्ञानी है, तो क्या है ज्ञानी है? ज्ञानी है तो क्या है? ज्ञानी है तो उसको पैटर्न ऑफ लाइफ है उसके बारे में ज्यादा सिस्टमेटिक पता है। जिसको कम नॉलेज है उसको ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं पता है, वो थोड़ा सा मिसबिहेव भी कर देता है इधर उधर। जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत पढ़ा लिखा, थोड़ा सा मिसबिहेविंग कम होता है, इवन कम मिसबिहेविंग कम होते ही जाता है, एकदम से गलतियां ना करे। तो फिर तो ईश्वर ही हो गया वो, यहां पर मिस्टेक्स हो ही ना, है ना। कुल मिलाकर के एक ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान, पैटर्न ऑफ लाइफ, जिसको हम संस्कृति कह लें, सभ्यता कह लें, ठीक है, ये ज्ञान संकलित है, कंपाइल्ड है एक बुक में जिसको हम वेद कहते हैं। ये बेसिकली ज्ञान आया कहां से? ये कहा जा रहा है आया कहां से और किसको आया, दो बातें। क्योंकि ये लोग जो वैदिक कल्चर वाले लोग हैं, उस ज्ञान को, उस नॉलेज के फॉलोअर हैं, उस प्रिंसिपल के फॉलोअर हैं जिसको वेद कहा गया है, ठीक है, उस नॉलेज के फॉलोअर है, उसके मानने वाले लोग हैं। इसलिए तो वैदिक कल्चर वाले लोग कहते हैं उनको, है ना। तो ऐसे में ये नॉलेज कहां से आया और किसको आया, दो बातें हैं। और कहां से फिर ये फैलना शुरू हुआ, है ना, लोगों तक पहुंचा। तो इसके बारे में जानकारी ये है वेदों के माध्यम से ही कि ये जो ज्ञान है बेसिकली आया, कम फ्रॉम द गॉड। कहां से आया? ईश्वर से आया। क्योंकि वो व्यक्ति का पता नहीं है कौन है, जिसका बिल्कुल पता ना हो और कोई चीज क्रिएट हो रही हो तो फिर कहां से हो रही है, अगर वो छिपा हुआ है या पता नहीं चल पा रहा है, उसके रिकॉग्नाइज नहीं, तो फिर उसको हम ईश्वर ही कहते हैं ज्यादातर, ठीक है, जो अपने बुद्धि के पकड़ के बाहर हो, ज्ञान के पकड़ के पास, जानकारी के पकड़ के बाहर हो, इंद्रियों के वश में ना हो। इंद्रियों की क्षमता नहीं है कि वो पकड़ ले यहां से। तो ईश्वर से आया, बट आया किसको? ये ज्ञान ईश्वर से आया और कुछ ऋषि मुनियों को आया। क्योंकि ऋषि मुनि वो प्रारंभिक वैज्ञानिक हैं इस पृथ्वी के, जिनको केवल अपनी चिंता नहीं है, दुनिया की चिंता है। तो दुनिया के सुख के लिए इन्होंने उस ज्ञान के लिए तपस्या करी है।
तपस्या का मतलब यह है साधना। तपस्या जैसे कि जो आप पाना चाह रहे हो उसके लिए आप साधना ही तो कर रहे हो। तो जो हम टारगेट करते हैं, जो हम एम रखते हैं, उसको पाने का जो प्रयास है, जो प्रक्रिया है, जो क्रियाविधि है, उसको हम फॉलो करते हैं तो हम तपस्या करते हैं, एक प्रकार से साधना करते हैं। ये वो लोग हैं ऋषि और मुनि जिनको वो ज्ञान चाहिए था, क्योंकि उस ज्ञान से अकेले इनका ही नहीं दुनिया का सबका, है ना, लाभ नहीं था। तो इनको सबकी चिंता, ये मोदी जी हैं, ऐसे आप मान लो। इनका अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है पूरी दुनिया का है। ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकृति में बैठ करके प्रकृति का अध्ययन किया कि वो नॉलेज क्या है, प्रकृति में ही बिहेव करते हैं ना लोग जीव, तो कैसे बिहेव करें, प्रकृति में व्यवहार कैसे किया। तो प्रकृति में बैठ के, एकांत में बैठकर उसका जब मंथन किया जाता है, सोचा जाता है एकांत में, यहां पर एक डायरेक्शन में। एकांत का मतलब समझते हैं ना, जब हम एक डायरेक्शन में ऐसी जगह बैठे जो हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, उसका जो डायरेक्शन हो, एक दिशा हो, और बाकी सारी डायरेक्शन, सारी दिशाएं खत्म हो जाएं और कहीं दिमाग न जाए। एकांत में बैठकर, एकाग्र होकर, एकांत में एकाग्र होकर, एकांत में ही एकाग्रता आती है। ठीक है। तो एक डायरेक्शन में जब चिंतन होता है, मंथन होता है, तो कुछ न कुछ निकलता है, कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो फाइनल निकला हुआ वह निष्कर्ष जो लगता है कि हाँ यही एब्सोल्यूट है, दैट इज नॉलेज, वो ज्ञान है। इन्होंने साधना करी है प्रकृति में अकेले बैठ करके, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हिमालय में जाके तपस्या करना, जंगलों में जाके तपस्या करने से, तो जंगलों और हिमालय का क्या महत्व है। वन में जाकर के तपस्या करना, तपस्या तो घर में भी हो सकती है, फिर एकांत में एक कमरा बंद कर लो, बैठ के रूम है, कोई ना हो, एक हो, बाकी सबका अंत, एकांत है। अब चिंतन की जो डायरेक्शन है वो आप तय करो कि हमको इसी बारे में सोचना है कि बैठ के और तरह तरह के ख्याल आते हैं। क्योंकि पढ़ते भी हम जब शुरू करते हैं, किताब रखते हैं, रूम में ही पढ़ते, ज्यादातर कम लोग इधर उधर होते हैं भाई, हमेशा माहौल बंद, फिर भी दिमाग चले जाता है इधर उधर। तो वो साधारण मनुष्यों की प्रासे जो चले जाता है, उसके लिए तपस्या का मतलब यह है कि हम सबसे पहले मेडिटेशन, संयम बरतें, है ना। कहाँ चला जाता है दिमाग पढ़ते समय, अपने आप पढ़ इतिहास रहे, कहीं और चला गया। ऐसा होता है ना, ऐसा होता ही है, होता है, विचार करने का विषय नहीं, होता ही है, वो चले जाता है इधर उधर। फिर कुछ देर बाद याद है यार हम इसको पढ़ रहे हैं, कहाँ दिमाग चला गया। तो ये चला वहीं जाता है जहां हम जाते हैं, ध्यान रहे फिजिकली। दिमाग कहाँ जाता है, ये जाता वहीं है जहां जहां हम गए होते हैं, जहां जहां हमारी इंद्रियां एनरिच हुई होती हैं। कोई किसी के बारे में कुछ बताया हुआ होता है, मतलब कोई सुनी हुई हो या देखी हुई हो या स्पर्श की हुई हो, स्वाद चखी हुई हो, है ना। यानी जो पांचों इंद्रियां हैं उनके टच में कभी न कभी कोई ना कोई चीज आई है, तो फिर दिमाग जाता वहीं है और कहीं नहीं जाता है। तो तपस्या इतनी आसान नहीं तुरंत की तुरंत शुरू हो जाए, उसके लिए अपने आप को रोको, पहले आप कहीं आना जाना रोको। इसको कहते हैं मेडिटेशन, संयम रखना, ये मेडिटेशन है, संयमित होना, व्यायाम। तो व्यायाम, बुद्ध ने इसको व्यायाम कहा है। ठीक है। ये करो कि जाना कहीं नहीं है, मन नहीं लग रहा पढ़ने, कोई बात नहीं, किताब बंद करो, जाना कहीं नहीं है। ये नहीं कि लोग मूड फ्रेश करके, फ्रेश करने के नाम पे लोग निकल लेते हैं, मन नहीं लग रहा चलो घूम के आते हैं चौराहे पर। अब वो मूड फ्रेश हो रहा है कि और खराब हो रहा है, आप ध्यान से सोचो, खराबे न हो रहा है, उधर गए तो कोई और नई चीज आ गई दिमाग में, दो लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे को, कोई कुछ ऐसे शब्द बोल रहा है कि आपको हिट कर गया, लोगों को भी हिट करा, लोग हंस रहे हैं या उसको गाली दे रहे हैं कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अब आप जब लौट के आएंगे तो जहां दिमाग जा रहा था वहां तो जा ही रहा था, एक और डायरेक्शन मिल गया, उधर भी जाएगा। अब कुछ देर आप वहां परेशान हैं, बैठे हैं कुर्सी पे, ये तो कैसे कर रहा था, ये कैसे हो रहा था,
ना जाते तो शायद वो चीज ऐड ना होती। तो फ्रेश आपने कर लिया कि डिस्टर्ब कर लिया? डिस्टर्ब कर लिया ना। इसीलिए एकांत और हिमालय चाहिए, और कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर से साक्षात्कार इसीलिए घर में नहीं होता है क्योंकि ईश्वर से साक्षात का मतलब सीधे एम और एम के लिए किए जाने वाले कर्म का ही केवल पता चले, क्या करना है कि यहां पहुंचे, बीच में कुछ न दिखे। समझो साक्षात्कार दिख रहा है, बस पहुंचना है केवल। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो वो इसीलिए ऐसे लोगों को ऋषि और मुनि कहते हैं। मुनि जो मन पर नियंत्रण पा ले, जाता मन ही है इधर उधर, उस पर कंट्रोल कर ले, ये नहीं जाएगा। तो ऐसे नहीं रोक सकते आप, अपने को रोक सकते, मन को ये चले जाता है निकल के। आप रोक के दिखाओ 2 मिनट 3 मिनट, और जितने आप रोकने का प्रयास करोगे उतने ही जाएगा। क्योंकि फिर यहां नहीं सोचना है, फिर कहां नहीं सोचना है, फिर वहीं तो चला गया ऐसा है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर के इसीलिए मन पर नियंत्रण, मुनि इसीलिए इनको कहा जाता है तपस्वी, नियंत्रण कर लेते हैं। उसके लिए डायरेक्ट आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, फिजिकली अपने आप को संयमी बरतें। इसलिए इन लोगों ने ये जाकर के एकांत में, तो फिर इनको चीजें मिली। कहां से मिली? प्रकृति से मिली, मंथन करने से मिली। ऑटोमेटिक आती हैं चीजें। आप भी करके किसी फील्ड में एकांत में बैठ के सोचो, मंथन करो, इसमें क्या हो सकता है। अब तुरंत परेशान नहीं होना, कभी तो कुछ निष्कर्ष निकला नहीं, उसके लिए लगे रहो। 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगेगा, 1 महीने 2 महीने, जब तक ना निकले तो उस पर निष्कर्ष निकलेगा कुछ ना कुछ। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो मुश्किल क्या मतलब है? कोई उद्देश्य आप फिक्स करोगे तो पाना किसी उद्देश्य को इतना आसान थोड़ा ना होता है ना? जो चाहो वही हो जाए, इतना इजी होता नहीं है। क्योंकि होता वो है जो अपने हिसाब से होता है। जो हम चाहें वही हो, जो हम ना चाहें वो ना हो। इसके लिए आपको संयम, पैसेंस, जो व्यक्तिक गुण होते हैं, धैर्य, ईमानदारी। अब ईमानदारी भी आ गई। बोले ये क्या है? ये है कि हम वास्तव में दिखाने के लिए कोई काम ना करें, जबकि वास्तव में उसके लिए डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं। ईमानदारी। ये नहीं कि कोई गार्जियन है, कोई पिताजी उधर से आ रहे, जल्दी जल्दी किताब खोल के बैठ गए, अब बैठे हैं घंटे भर, गए नहीं वो। तो भाई वो जब से आए देख रहे हैं, आप बैठे पढ़ रहे हैं, और जब तक रहेंगे तब तक देख रहे हैं। तो हाँ, उनके हिसाब से तो आप मेहनत कर रहे हैं, और आप वास्तव में क्या कर रहे हैं आप जानते हैं। तो आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति? नहीं है। तो ईमानदारी, ये सब व्यक्तिक गुण है, पर्सनल वर्च्यू, इससे पर्सनालिटी बनती है। तो इसलिए इन ऋषि मुनियों को इन साधना के उपरांत जीवन जीने का एक तरीका मिला, एक पैटर्न मिला, कैसे बिहेव किया जाए, वो नॉलेज बेसिक। ठीक है? वो ज्ञान ईश्वर से आया। किसको आया? कुछ ऋषि मुनियों का। ऋषि मुनियों का मतलब ये नहीं है, ऋषि मुनि मतलब जो चाहते थे उस ज्ञान को, उनको आया। जो नहीं चाहते थे उसको नहीं आया। सीधी सी बात। और इसमें दूसरी कोई लाइन नहीं है। ठीक है? तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, सफलता उनको मिलती है जो सफलता चाहते हैं। जो सफलता वास्तव में नहीं चाहते उनको नहीं मिलती। भले टाइम उन्होंने 10 साल 5 साल 3 साल स्पेंड कर दिया है कि हमने पढ़ाई करी, नहीं मिला। फैक्टर बहुत होते हैं असफलता के, लेकिन हर संघर्ष तो यही है ना। इसी को तो संघर्ष कहते हैं, युद्ध कहते हैं, है ना? वो लाइन क्या बोली थी कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कहीं ना कहीं से फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। तो इसलिए इनको मिली, और कोई कारण नहीं, क्योंकि लगे रहे। तो ये ईश्वरीय ज्ञान है, कुछ ऋषि मुनियों को मिली। अब आते हैं थोड़ा सा इस वैदिक ज्ञान के भौतिक विज्ञान पर, कि ये उस समय आई, ये बेसिक चीज है। जब अभी आप पाषाण काल पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में उसका पता नहीं था, पहले यहीं से शुरू हो रहा था। 1921-22 में कुछ लोगों ने, राखाल दास बनर्जी और जैसे लोगों ने उस सभ्यता का पता लगाया, फ्रंट में वो लेके आए,
फिर पता चला कि इसके पीछे भी जाओ, वहां भी एक बड़ी कहानी है, अच्छी कहानी है ना, एक अच्छा जीवन है, संस्कृति है, सभ्यता है। तो इतिहास थोड़ा पीछे गया, लेकिन उनकी भौतिक उपलब्धियों में आपने देखा कि इसके पहले पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लिखने पढ़ने का तो कुछ है नहीं ना, स्क्रिप्ट वगैरह उधर। यहां पर है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो पढ़ी नहीं जा सकी है। हालांकि उनको थोड़ा सा अलग कर दो, क्योंकि वो डेवलप्ड लोग हैं, वो रिसर्चर्स, वैज्ञानिक टाइप के लोग हैं, वो डेवलप्ड लोग हैं, विकसित लोग हैं, है ना। लेकिन वो सभ्यता है, इसलिए उसको अलग कर दो। ये संस्कृति है, इसको संस्कृति को संस्कृति से जोड़ लो। तो इसके पीछे जाओगे आप, वैदिक के पीछे, तो ताम्र पाषाण मिलेगा। सभ्यता को, उस लिपि को हटा दो थोड़ा सा, उसका क्षेत्र अलग है। इसके जस्ट पीछे किससे लिंक है? ये वैदिक, तो ये ताम्र पाषाण से लिंक है। तो ऐसे में भौतिक उपलब्धियों में देखें तो ना इनके पास कोई लिपि है, लिपि तो नहीं है। भाषा के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वोकल लैंग्वेज तो होगी कोई ना कोई, है, लेकिन लिपि तो नहीं है, पता नहीं चली है स्क्रिप्ट लिखने। तो लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था बिल्कुल। लेकिन जो नॉलेज इन्होंने गेन किया, जो पाया, वो केवल इनके लिए नहीं था, बल्कि पूरे प्रकृति के लिए था, पूरे उन सारे मनुष्यों के लिए था जो कल्चर फील्ड में आगे बढ़ रहे थे, संस्कृति के फील्ड में आगे बढ़ रहे थे, कल्चरल हो रहे थे धीरे धीरे, है ना, उनके लिए जरूरी था। तो मैंने पहले ही कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, ये दुनिया के लिए जी रहे हैं। होते हैं कुछ लोग जो, जिनको यूनिवर्स की जिम्मेदारी जिन पर होती है, ऑटोमेटिक होती है, वो गॉड गिफ्ट है, सारे लोग नहीं होते हैं। तो इन ऋषि मुनियों को मिला, तो वहां पर अभी स्क्रिप्ट नहीं है, लेखन कला नहीं है, लेकिन जरूरी है वो चीज सबके लिए, क्योंकि ये सबके ही लिए तो है, अपने लिए तो है नहीं। तो फिर चीजें आ तो गई, बनाए कैसे रखी जाए। अब लिखने की कला होती तो कहीं पर लिख लिया जाता, तो पड़ी रहती, मेहनत खत्म थी। तो ऐसे में फिर इस ज्ञान का इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक दूसरे को सुनकर सुनाकर रेगुलरली, क्योंकि याद करना है। अब किसी चीज को अगर याद करना है, मेमोरी में रख लेना है, स्टोर कर लेना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? निरंतरता, रेगुलरिटी, है ना। एक ही चीज को कई बार सुनिए, कई बार प्रयोग में लीजिए। तो रेगुलरिटी यानी नित्यता। वो भी लिखना नहीं है तो फिर सुनना ही है, तो सुनना वो भी नित्य, है ना, से वो स्टोर की गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर सुनाकर पहुंचाई गई। भाई इस पीढ़ी को याद किया, उसने सीखा और याद किया, और याद है। आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर की गई सुना करके, उन्होंने भी रेगुलरली उसको प्रैक्टिस में लिया और याद किया। आने वाली पीढ़ी को उन्होंने दिया। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, ये ट्रांसफर की गई, आगे बढ़ाई गई इस ज्ञान को। इसीलिए ये जो वेद है ना, जब लेखन कला आई तो उन लोगों से, यानी उन ऋषि मुनियों से जो याद था उस समय, जिन्हीं को व्यास कहा जाता है। क्योंकि व्यास जानते हो क्या होता है? वो गद्दी पर बैठ के जो बोलते हैं उनको व्यास कहते हैं, कथा व्यास। कथा वाले जो कहानी सुनाते हैं, जो ज्ञान देते हैं। तो व्यास ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। व्यास तब भी थे, व्यास अब भी हैं, व्यास रहते रहेंगे, है ना। तो उन्हें भी ना व्यासपीठ और व्यास ऐसा कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो व्यासपीठ मतलब जहां पर बैठ करके वो कथा सुनाते हैं, और जो सुनाता वो व्यास, और जहां पर बैठकर उसको कहते कथा व्यास, वो क्या कहते हैं, व्यासपीठ। तो वो व्यास लोग हैं। कौन? जिनको याद था उनको बुला करके, तो जब लेखन कला आई तो उसको कहा इसको अब स्क्रिप्टेड कर लिया जाए, कंपाइल्ड कर लिया जाए, लिपिबद्ध कर लिया जाए, ठीक है। तो ऐसे में फिर लिपिबद्ध कर, लिखने वाले जो है वो उनसे कोई लेना देना नहीं, वो तो जो बोल रहा वो लिख रहे हैं। तो वो कथा व्यास टाइप के जो लोग हैं, जो ऋषि हैं, जो उन्होंने मेमोरी में बना रखे, फिर उन्होंने उसको स्क्रिप्टेड करवाया, कंपाइल, संकलित करवाया, ठीक है। तो उनका नाम फिर आता है कि कौन कौन संकलित करवाए।
तो इसलिए इन वेदों को जब स्क्रिप्ट में लिया गया, जब ग्रंथ के फॉर्मेट में आया, तो इसके 3 नाम हुए। इन वेदों को 3 नाम हुए। एक तो इसका श्रुति, एक नाम है इसका श्रुति, क्वेश्चन पुटअप हो चुका है प्री में। श्रुति का मतलब है सुनने से, लिसनिंग से, श्रुति, ठीक है। फिर इसका एक नाम है नित्य। नित्य का मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यू, रेगुलर। तो चूंकि याद रखना है सुन करके, और उसको याद मेमोरी में रिजर्व रखना है उसको, है ना, मेमोराइज कर लेना है। तो फिर रेगुलरिटी, श्रुति की जो रेगुलरिटी वो बनी रहनी चाहिए सुनने की, इसलिए इसके 2 नाम, सुनने के कारण एक नाम आया श्रुति, और रेगुलरिटी के कारण इसका एक नाम बन गया नित्य, यानी रेगुलर। अब चूंकि ये ज्ञान आया कहां से, ये क्यूरियोसिटी सबकी होती है जानने की, भाई कहां से लाए, कहां से लाए। अब पता हो तब न पता है कि कहां से लाए। तो फिर जहां किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान था नहीं, पुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान था नहीं। पुरुष का मतलब कि पुरुष भी यहां कॉमन नाउन है, यहां स्त्री पुरुष में विभेद के रूप में मत लीजिएगा, वो पर्सन, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष वाला पर्सन, है ना। तो फिर पुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, जो भौतिक स्वरूप में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इसको अपौरुषीय भी, एक नाम इसका आ गया अपौरुषीय, एक नाम इसका आया अपौरुषीय, यानी पुरुष के द्वारा नहीं, नॉट क्रिएटेड बाय अ पर्सन, अपौरुषीय। तो श्रुति, नित्य और अपौरुषीय, इसके 3 नाम और हैं। वेद तो ही है, क्योंकि वेद वो ज्ञान है, ज्ञान का कलेक्शन है, तो वेद तो कहा ही जा रहा है। बट उसके वेद के अलावा, इंस्टेड ऑफ वेद, देयर इज 3 नेम मोर, उसके 3 नाम और हैं। कौन कौन? श्रुति, नित्य एंड अपौरुषीय। क्यों है वो क्लियर है। सुनने के कारण श्रुति, रेगुलरिटी के कारण नित्य, क्योंकि ये ज्ञान बेसिकली आया ईश्वर के द्वारा, किसी पुरुष का क्रिएशन नहीं है, किसी व्यक्ति का क्रिएशन नहीं है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बाई द अपौरुषीय। क्लियर। तो इसलिए इसको अपौरुषीय कहा जाता है। तो ये ज्ञान है। अब ये ज्ञान कंपाइल्ड हुआ है। अब इसी ज्ञान के पैटर्न पर लोग अपना जीवन यापन करने वाले लोग, वैदिक संस्कृति के लोग हैं, वैदिक कल्चर के निर्माता है। वो कौन? जो वैदिक कल्चर को फॉलो करे। निर्माता क्या मतलब? स्थापना करता कह लो, क्योंकि वैदिक कल्चर को धरती पर उतारा कौन? एक कल्चर के रूप में, एक मानवीय संस्कृति के रूप में किसने स्टैब्लिश किया? ये क्वेश्चन आता है। भाई कुछ ऋषि मुनियों के को तो नॉलेज हुआ, उन्होंने ऐसे ट्रांसफर किया, बट अभी कोई एक मनुष्यों का कोई समूह, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई भूभाग ऐसा नहीं है पृथ्वी का, कोई भौगोलिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर रहने वाले लोग, मनुष्य प्रॉपरली इस पैटर्न पर अपना बिहेव करते हो, अपना व्यवहार करते हो, उनका कल्चर ये हो, ऐसा कुछ है नहीं भी। तो वो पहले कौन लोग हैं जो इस वैदिक कल्चर को स्थापित किए, स्टैब्लिश किए, है ना? ये क्वेश्चन आता है नहीं आता है कि पहले लोग कौन है जो जिन्होंने इस वैदिक कल्चर को यहां पर स्टैब्लिश किया? Who's were the first person established the Vedic culture on the earth? ये क्वेश्चन आता है, आना चाहिए। वो दोनों अगर नहीं होता है तो हम पढ़ रहे हैं तो हमको जानकारी में रखना चाहिए कि who were the first person who established the Vedic culture on the earth firstly? कौन लोग हैं जिन्होंने वैदिक कल्चर की स्टार्टिंग करी? क्योंकि अभी कुछ लोगों के मन में है, दिमाग में है ये ज्ञान, जिनके पास है वो कर रहे होंगे, बट रिकॉग्नाइज नहीं होगा, क्योंकि अभी मानव समूह इसके साथ जुड़ा नहीं, इसका समाज नहीं है, इसकी सोसाइटी नहीं, इसका कोई देश नहीं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन उठता है, वो कौन लोग हैं वैदिक कल्चर के निर्माता, यानी कि स्टैब्लिशर कौन लोग हैं? ठीक है। तो
अब अगले स्टेप पर हम लोग चलते हैं, और वो है कौन? वैदिक कल्चर के निर्माता कौन है, क्रिएटर कौन है, इस्टैब्लिशर? स्थापित करने वाला कौन है? क्लियर? तो इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये आर्य लोग हैं। कौन लोग हैं ये आर्य लोग हैं, आर्यंस। आर्य ये भाषागत शब्द है, ये जातिगत शब्द नहीं है कि कौन लोग हैं तो बोले ये आर्य। तो आर्य कोई जाति का शब्द नहीं है, आर्य भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है, ये लैंग्विस्टिक वर्ड है, और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि द बेस्ट। ये एस्टैब्लिशर लोग हैं कि इसके इनकी कोई जाति नहीं है, जाति के अनुसार इनका परिचय नहीं दिया गया। तो बोले इसके मानने वाले वे प्रथम लोग जिन्होंने इस धरती पर एक ज्योग्राफी क्रिएट की, एक भूगोल बनाया, जहां पर रहने वाले लोग इस संस्कृति के मानने वाले नहीं फॉलोअर्स थे, वैदिक संस्कृति के। ठीक है? फिर इस रूप में कि वह सबसे अच्छे हैं। फिर उन्होंने ये अपना परिचय दिया, बोले चूंकि हम पर्टिकुलर इस संस्कृति के फॉलोअर्स हैं इसलिए हम बहुत अच्छे हैं। अदर कल्चर के भी मानने वाले लोग हैं, बट उनकी तुलना में हम अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये संस्कृति श्रेष्ठ है, ये ज्ञान श्रेष्ठ है, जिस ज्ञान के आधार पर हमने अपने जीवन को स्थापित किया है और व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे ज्ञान के आधार पर जो बसी संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा इन लोगों का मानना है। सबसे पहले तो ये विचार इन्होंने स्थापित किया, ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ। देखो ये चीज, अगर ये अच्छी बात भी है, जो चीज आप करो, जो जिसके आप फॉलोअर, अगर उसको आप अच्छा ना मानो तो आप कर नहीं पाओगे। आप वही करोगे जिसको आप समझोगे ये करना अच्छा है। जिस चीज को आप मान लोगे ये ठीक नहीं है, फिर उसको आप करोगे नहीं। इंटरनली अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज नॉट गुड, फिर आप क्यों फॉलो करोगे उसको? और इसके बाद भी अगर कोई फॉलो कर रहा है तो फिर वो मानसिक रूप से बीमार है, ऐसा आप मान सकते हो। जानते हुए भी अगर कोई गलत कर रहा है, वो जानता है कि ये गलत है, इसके बाद भी वो कर रहा है, तो फिर बीमार ही है मानसिक रूप से। फिर उसके लिए तमाम डॉक्टर्स हैं इलाज करने के लिए, है ना? अगर फिजिकली इलाज करने के लिए नहीं है तो फिर इमोशनली इलाज करने के लिए फिजिकल माध्यम से है। अब जैसे कोई अपराध कर रहा है, क्रिमिनल्स है, तो उसको पता है अगर ये गलत है तो नहीं करेगा, और जानते हुए भी अगर कर रहा है तो फिर अपराध है। तो फिर उसका इलाज, फिर राजनीति, फिर धर्म क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, भाई ये तुम्हारा मैटर है, तुम लेके जाओ राजनीति को। धर्म का राजनीति से बड़ा गहरा संबंध है। तो जल्दी मानते नहीं, बट मानना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में गति करते हैं। दोनों का जो मोशन है एक ही डायरेक्शन में है। धर्म का भी जो गति का जो डायरेक्शन है एक ही है, एक ही डायरेक्शन है। क्या है? टू स्टैब्लिश द वेलनेस या गुडनेस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर वेलनेस या गुडनेस की स्थापना, अच्छाइयों की स्थापना करना, कल्चर की स्थापना करना है। रोग विहीन समाज,
स्वस्थ समाज, शिक्षा युक्त समाज, डेवलप्ड समाज, कोई झूठ ना बोले, ईमानदार समाज, कोई किसी का चोरी में, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ये सब जितने सिद्धांत बाद में आए हैं अन्य धर्मों में जो बेसिक हैं, एक्चुअली इन सब को ले कोई किसी का छीने नहीं, मतलब अपराध विहीन समाज, नहीं दरिद्र नहीं दुखी न दीना करके तुलसीदास जी ने जो लिखा है राम राज्य के बारे में, कि कोई दरिद्र ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो, कोई बीमार ना हो, ऐसा राज्य राम राज्य। सब स्वस्थ हो, सब संपन्न हो, सब खुश रहे, कोई किसी के लिए अपराधी न रहे, कोई किसी का कोई नुकसान न करे, यानी पाप न हो, हिंसा न हो। हिंसा, धर्म मानने वाले यही इसी स्थापना के लिए तो धर्म होता है, यही कहता है यही सब होना चाहिए, धार्मिक समाज है। और जब धर्म की नहीं मानते तो फिर धर्म इस मुद्दे को ट्रांसफर कर देता है पॉलिटिक्स को, राजा को, बोले तुम करो यार, क्योंकि मैं तो हिंसा करता नहीं हूं। तो फिर राजा क्या करता है, राजा प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था के लिए प्रशासन स्थापित करता है। फिर वो पुलिस बनाएगा, सीआरपीएफ बनाएगा, बीएसएफ बनाएगा, जेल बनाएगा, जज बनाएगा। क्यों? क्योंकि लोग, फिर वो एक्सटर्नल मैनेज करता है। धर्म जो है एथिक्स को इंटरनल मैनेज करता है कि ये नहीं करो यार, अच्छी बात नहीं है, ये पाप होता है, ये नहीं करो यार, ये पाप होता है। इंटरनल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द एथिक्स कहां से आया? धर्म से। राजनीति क्या करती? एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ द एथिक्स, वो बाहर से, बोले किसी के साथ अपराध नहीं करना, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों? फिर वो ये नहीं कहती पाप है और पुण्य, ये राजनीति इसमें नहीं फंसती। वो सीधे बताती इसके लिए इतने वर्ष की सजा है, इसके लिए इसमें फांसी है, इतना जुर्माना है, वो जेल है, पुलिस है, प्रशासन है, लाठी है, डंडा है, बंदूक है, गोली है, बम है, सब है। अब आप समझ लो, करोगे तो। वो सीधे कहती है, वो पाप पुण्य की बात नहीं करती। तो धर्म ने ट्रांसफर कर दिया इधर पे, तुम ले जाओ, तुम्हारा विषय है, एक्सटर्नल मैनेज करने के लिए। तो पॉलिटिक्स भी मैनेज एथिक्स को ही करती, बट एक्सटर्नली करती है। ये पॉलिटिक्स है, दोनों के बिना कैसे चलेगा काम, है ना? इसलिए दोनों की डर तो श्रेष्ठ है। तो इन्होंने कहा जिसको आप श्रेष्ठ मानोगे कि ये अच्छा है, फिर वो अच्छा है, फिर उस पर उसको आप फॉलो करते। इन्होंने सबसे पहले कहा ये अच्छा है और ये सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, द बेस्ट। तो ये मानने वाले कौन लोग? वो श्रेष्ठ लोग हैं। उन्होंने पहले संस्कृति इसके फीचर्स को श्रेष्ठ कहा, गुड, द बेस्ट। तो आर्य इस संस्कृति के जो संस्थापक है, फाउंडर है पृथ्वी पर, वो कौन है? आर्य है। क्लियर? आर्य कौन है भाई, कहां से आए, व्यक्तिगत परिचय दो। चलो श्रेष्ठ वगैरह में तो चल गया, कुछ व्यक्ति का परिचय दो यार। ये लगातार तब से ही पूछ रहा है कि व्यक्ति कौन है, कौन लोग हैं, कौन है श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग। वो नाम बता ही नहीं रहा है, उलझा रहा है। श्रेष्ठ हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं वो जो इसको नहीं मानते। कौन? वो जो हैं पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले है। इसी में भी ये कौन सा परिचय है भाई? आप कौन? भाई मैं बहुत अच्छा, ये कौन सा परिचय है? इसका मतलब तुम बहुत बुरे, जो पूछ रहा है। भाई नेचुरल है, आप समझ लो जो समझना चाहो। तो फिर बाद की बात है कि आर्य कौन है, कहां से आए, ये सब जब फोर्स देके पूछा गया तब ये चीजें निकल के भाई आर्य लोग कौन है, कहां से हैं, बेसिकली कहां से हैं, अभी इधर क्या कर रहे हैं, क्या मूलतः यही के हैं, इन्होंने अपना कल्चर चेंज कर लिया या कहीं से आए, मामला क्या है एक्चुअल में। तो हु इज द आर्य? आर्य कौन है फिजिकली? फिजिकली कौन है ये बताओ, परिचय दो उनका। तो श्रेष्ठ है, ये है, वो है, बात अलग की है, ठीक है। अपने धर्म को, अपने कल्चर को कोई बुरा नहीं कहता, ये तो भी नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहिए। अगर हम बुरे कह लेंगे तो फिर उसके लिए मरने मिटने को तैयारी क्यों होगी, है ना? तो बुरा नहीं है, जाने दो।
तो फिर इस मामले में आर्य भाषागत शब्द है पहली चीज, तो एक भी क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, ध्यान रहे। ये जातिगत शब्द नहीं है, किसी जाति का शब्द नहीं है, ये भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। That's it। अब इनका व्यक्तिगत परिचय लेते हैं। तो अब इसके लिए कई विद्वान निकल के आए, उन्होंने सब ने अपने अपने तरह से अपने अपने तरीके से इनका परिचय दिया। ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ठीक है। सबके पीछे कोई ना कोई साक्ष्य है, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन होता है ना, बहुत क्लियरेंस नहीं बनता, वहां पर फिर कई मत आते हैं, कई लोगों को मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का। और जहां पर पिक्चर एकदम क्लियर होती, वहां पर फिर क्लियर है, वहां पर किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर मत कम आते हैं। तो यहां पर ढेर सारे मत आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो ऐसे में इनके बेसिक निवास और बेसिक परिचय के लिए जो कॉन्सेप्ट है लोगों के तरह तरह से है। तो सबसे पहले तो निवास की बेसिकली कहां से है उस पर चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद तो परिचय अपने आप निकाल, जैसे पता चल जाए कि ये अमेरिकन है, तो इसके बाद तुम नहीं भी बताओगे तो हम सर्च कर लेंगे, गूगल है अपने पास, कि अमेरिकन कल्चर क्या है, कैसे रहते हैं लोग, क्या व्यवहार करते हैं। बेसिक बस ये बताओ है किधर का, बोले ये भारत का है, बोले ठीक है आगे की बात हम समझ लेंगे। तो पहले भूगोल पर चर्चा हुई, जियोग्राफी पर चर्चा हुई, कहां से है, मूल निवास स्थान कहां है, बाकी का परिचय तो बाद में आ जाएगा। ये बड़ा परिचय है जियोग्राफिकल, है ना। तो ऐसे में सबसे पहले आए, अच्छा इस पर क्वेश्चन है कि मूलतः कहां से माने जाते, फैक्चुअली मतलब ये कंसीडर कहां से किया जाता है कि बेसिकली है कहां से एग्जैक्ट। कई लोगों ने कई जगह बताया, तो उसमें एग्जैक्ट क्या है यार, सही किसको माने, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैक्स मूलर, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, मैक्स मूलर ने, क्योंकि ये जर्मन विद्वान है, मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान है, ये अंग्रेजों के साथ भारत आए थे। और ऐसा लोग कहते हैं कि इनको भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम था, इन्होंने बहुत वेद वोद पढ़ा, इवन पढ़ा ही नहीं, उसका ट्रांसलेशन भी किया अंग्रेजी भाषा में। तो ठीक है, तो इस हिसाब से फिर जब ट्रांसलेशन किया तो पढ़ के ही किया होगा, तो कुछ इन्होंने निष्कर्ष बताया कि ये लोग हैं, पर्टिकुलर हैं, यहां से आए दुनियादारी, ठीक है। तो इनका मानना है कि ये आर्य लोग मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से आए। कहां से आए या कहां के हैं, बेसिकली मध्य एशिया का बैक्ट्रिया। कहां से है, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से। फ्रॉम बैक्ट्रिया ऑफ मध्य एशिया, मिडिल एशिया। मध्य एशिया की बैक्टीरिया से आए, ठीक है। ये जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने कहा है। इनका जो प्रमाण है, एविडेंस क्या दिया, क्योंकि मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, तो ट्रांसलेशन तो बिना पढ़े किया नहीं जा सकता। वेदों का इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से। मैक्स मुलर ट्रांसलेटेड द वेदास इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय द नेम ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इस नाम से इन्होंने, है साम्राज्यवादी इतिहासकार, ये ध्यान रहे, क्योंकि उधर से आए हैं
अब लोगों ने कहा भारतीय संस्कृति से इनको बहुत प्रेम था, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास को फ्रंट लाइन पर रखा ही अंग्रेजों ने, क्योंकि जरूरत उनको थी। इंडियंस को तो पढ़ने लिखने, यहाँ पढ़ने से एलर्जी बहुत पहले से शुरू से लोगों से नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते लोग। तो यहाँ किसी ने इतिहास को निकाला नहीं, कोई उतना रिसर्च नहीं किया, मेहनत नहीं किया। हालांकि प्राचीन इतिहास बहुत ग्लोरियस है भारत का, मिडिल तक आते आते बहुत खराब हो गया मामला इस समय तक। तो चूंकि उनको भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करनी थी, उनको लग गया कि भारत में सत्ता स्थापित हो सकती है, तो स्थापित करना और स्थापित करके उसे बनाए रखना दो अलग अलग बातें हैं। बनाए रखने के लिए चाहिए जनता का सपोर्ट। जनता सपोर्ट क्यों करेगी? जब आप जनता वाली करोगे तो जनता क्या चाहती है जब आपको पता होगा तभी ना आप जनता वाली कर पाओगे। तो जनता चाहती क्या है ये कैसे एक एक लोगों से पूछा जाए, वो बाहर से आए हैं यूरोप से। तो फिर ये जानने के लिए कि जनता क्या चाहती है, यहां का इतिहास निकाला उन लोगों ने। अब जब निकाला तो उनको मौका मिल गया कि इसमें थोड़ा छेड़खानी करके डिस्टर्ब कर दो। तो जो रिप्रेजेंट किया ट्रांसलेट करके कैसे भी करके, फिर उन्होंने वो तमाम सारी प्राचीन व्यवस्थाएं जो अच्छी से अच्छी भी थी, उसको उन्होंने सब पर क्वेश्चन मार्क लगाते चले गए कि ये अच्छी नहीं थी, जनता के लिए बहुत ही मतलब क्राइसिस उत्पन्न करने वाली थी, लोग बहुत ही एक्चुअली इससे शोषण किया जाता, एक्सप्लॉयटेशन होता था, लोग कर ये सब चीजें बताने लगे, ताकि यहाँ के लोगों को यहीं के इतिहास से, यहीं की संस्कृति से, यहीं की सभ्यता से भड़का दिया जाए। अपने ही लोग, मतलब भारत के लोग भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोगों से नफरत करने लगे। ये उन्होंने कोशिश किया यहाँ के इतिहास को रिप्रेजेंट करके। फिर क्यों? क्योंकि इनको मौका मिल जाए ये बताने के लिए, भाई हमको मौका दो, हम आपके लिए अच्छा करेंगे, अभी तक जो हुआ बहुत बुरा हुआ आपके साथ, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब हम आए हैं, थोड़ा सा मौका दो हमको, हम बहुत अच्छा करेंगे, ताकि लोग विश्वास करें और इनको मौका दे दे। तो सत्ता पाने की राह तो खुल गई थी, यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी थी, सत्ता तो पा सकते थे ये, लेकिन बनाए रखने के लिए जनता का सपोर्ट इस माध्यम से भी इन्होंने लेना चाहा। इसलिए जो भी इतिहास इन्होंने रिप्रेजेंट किया कहीं ना कहीं से बहुत एग्जैक्ट है नहीं, उसके पास छेड़खानी बहुत, इस साम्राज्यवादी इतिहास का ध्यान दे। तो ये बहुत प्रेम था, फिर ट्रांसलेट किया, ये सब हम मानते नहीं है। लिखा है तो फिर लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो है साम्राज्यवादी इतिहास का। तो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से जो है इन्होंने वेदों का ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी भाषा में, और इन्होंने एविडेंस दिया कि ये मध्य एशिया के बैक्टीरिया है। इन्होंने ऋग्वेद, ध्यान दे, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता, एक पर्शियन ग्रंथ है, वो भी धार्मिक ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता, इसका तुलनात्मक अध्ययन है। ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता का कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। क्या है, इन्होंने इस क्या कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी में कई भाषागत समानताएं पाई। ही गॉट द मैनी लैंग्विस्टिक सिमिलरिटीज। जब इसकी कंपैरेटिव स्टडी किया तो इन्होंने कई जो है भाषागत लैंग्विस्टिक सिमिलरिटीज प्राप्त की। जैसे कुछ चीजें तो इन्होंने सीधे सीधे लिखा कि जिंद अवस्था में एक्चुअली ऋग्वेद में एक बहुत प्रचलित नाम है इंद्र। तो एक मिनट, एक बहुत प्रचलित नाम है इंद्र, बड़े देवता हैं, बड़े व्यक्ति हैं, ऋग्वैदिक काल के राजा हैं, ठीक है, देवताओं के। ये जिंद अवस्था में भी मेंशन हुआ है इंद्र। इसी प्रकार एक देवता का नाम है वायु ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद का जो वायु है वो जिंद अवस्था में वयु,
थोड़ा सा डिफरेंस है बट लगभग ऐसे। वयु, यहां के वायु वहां के वयु इसके रूप में मेंशन किए गए। ऐसे ही ऋग्वेद में एक देवता मित्र हैं, यहां पर सेम चीज है, मित्र, मित्र, मित्र समथिंग। तो इस प्रकार से इन्होंने भाषाई समानता प्राप्त की। मित्र, ठीक है, ये मित्र है, वो मित्र है, लगभग सेम है। ऐसे ही इन्होंने कहा कि ऐसे ही कई प्रकार के पशु पक्षियों पौधों के नामों में ऐसे कई सिमिलरिटीज है लैंग्विस्टिक। कुछ एग्जाम्पल दे दिए तो मान लिया गया भाई ठीक है आप सही कह रहे हो। तो भाषाई अध्ययन के मतलब ये कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर ये भाषाई समानता इन्होंने प्रस्तुत किया। ये लिटरेरी एविडेंस है, क्योंकि वहां पर जो जिंद अवेस्ता है ऋग्वेद के पहले का है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के बहुत, क्योंकि पहले से लोग, अब वैदिक धर्म से पहले के लोग किस धर्म को मानते थे, तो अवेस्ता वाले लोग हैं। अवेस्ता किस धर्म का ग्रंथ है? पारसी, पारसी, तो वो धर्म पहले से है, वैदिक से पहले का है। तो अवेस्ता पहले से है। कहा यार ये पहले से उधर है फिर इधर आया तो इधर ऋग्वेद का महत्व बढ़ा, बाद का है, चीजें लगभग सिमिलर हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि ये वही लोग तो नहीं है जो इधर आ गए, और थोड़ा बहुत जो भाषाई डिफरेंस है वो क्षेत्र या भौगोलिक प्रभावों के कारण है। वहां की ज्योग्राफी अलग है तो वो भाषा, यहाँ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का लैंग्वेज पर प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डिफरेंस के कारण ये डिफरेंस लैंग्वेज पर देखने को मिल रहा है। ये वही लोग तो नहीं है। इन्होंने कहा नहीं ये फिर तो वही लोग हैं, जिंद अवेस्ता। तो बैक्टीरिया वाला जो पूरा क्षेत्र है उधर का जिंद अवेस्ता, उधर उसके जहां उधर फैले वाले, मतलब उस कल्चर को, अवेस्ता वाले कल्चर के जो फॉलोअर्स लोग हैं बैक्टीरिया वाले पूरे क्षेत्र में उनका संकेंद्रण रहा है, जहां पर रह रहे थे मिडिल एशिया का, आज का अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, समथिंग ईरान से भी टच करते हुए। ठीक है, ये पूरा रीजन है। तो मैक्समुलर की मान लिया। अब चूंकि सबसे प्रामाणिक मत यही माना जाता है कि इधर से आया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी इसी ओर इंडिकेट करता है। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, हालांकि वैदिक कल्चर के लिए आर्कियोलॉजिकल प्रूफ उतना उपलब्ध है नहीं, बट जितना भी है, क्योंकि कुछ अभिलेख मिले हैं इसके लिए, ये नोट हो गया ना ये चीज, कुछ अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिडिल एशिया से, जिसमें करीब 2200 ईसा पूर्व में, जो अभिलेख 2200 ईसा पूर्व का था, 2200 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है इराक से। इराक से इस अभिलेख पर जो कुछ भी पढ़ा गया, यहां पर भी भाषाई समानता ही दिखी लगभग। वो बहुत क्लियर नहीं हुआ, नाम मेंशन किया जाए, बट भाषाई समानता, चूंकि सामने है इसलिए आप इनकार नहीं कर सकते। इसमें भी भाषाई समानता है, तो ऋग्वेद से समानता है, यानी लैंग्विस्टिक सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। इराक से प्राप्त हुआ है एक अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। फिर ऐसे ही एक इंस्क्रिप्शन 1900 बीसी का मिला है तुर्की के अनातोलिया से, फ्रॉम अनातोलिया ऑफ टर्की, तुर्की के अनातोलिया से। ठीक है, यहां से इस पर भी कुछ
तमाम चीजों में भाषाई समानता और कुछ कल्चरल सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जो कुछ भी उस पर मेंशन है। बहुत उसका नाम इसलिए मेंशन नहीं किया, प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि उतनी क्लियरिटी नहीं है, बट देखने में हाँ समथिंग कुछ ऐसे ही है ये पता चल रहा है। ऋग्वेद टाइप में जैसे ऋग्वेदिक कुछ जानकारियां हैं, तो जो भी जहां तक उसके करीब पहुंचा जा पा रहा है, इतना निष्कर्ष निकल रहा है कि हाँ है तो लाइक समथिंग ऋग्वेदिक इंफॉर्मेशन, बट बहुत क्लियर नहीं है इसलिए वो बहुत मेंशन नहीं। लेकिन इसी क्रम में उस चीज को पक्का इसलिए कर दिया गया कि हाँ फिर तो आप पक्का नहीं हो रहा तो आपने लिखा कैसे, क्योंकि अगला जो स्टेप है जो मिला है उसी क्षेत्र से, उसने प्रूव कर दिया है कि हाँ क्या है ये पता नहीं, लेकिन है उसी से मिलता जुलता, ये कंफर्म है। क्योंकि 1400 बीसी में एशिया माइनर के बोगस कोई नामक स्थान से एक बोगस कोई इंस्क्रिप्शन मिला है। बोगस कोई अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख कहां से मिला है, मतलब बोगस कोई फ्रॉम एशिया माइनर। ये बोगस कोई एक स्थान का नाम है लोकेटेड इन एशिया माइनर। एशिया माइनर का क्षेत्र समझ रहे हैं कहां है? एशिया माइनर, माइनर किसको कहते हैं? नहीं छोटा तो खैर है ये, तो ये यूरोप से इराक और ये यूरोप का कुछ एक हिस्सा है सटा हुआ, कुछ ऐसे ही मतलब। अरे यूरोप की है नहीं उधर, क्या कहते हैं, मतलब बाउंड्री से सटा हुआ, टर्की वगैरह है उधर, उसके बाद यूरोप की बाउंड्री पश्चिम में शुरू हो जाती है, तो वो जो बीच का क्षेत्र है वहां एशिया माइनर है ना। अब जैसे ये यूरोप की बाउंड्री है तो ये टर्की है, ठीक है, ये इराक वाला ऐसे क्षेत्र है, फिर ईरान, फिर बैक्टीरिया ऐसे आएगा, ठीक है। तो समथिंग यहां से है ना एशिया माइनर, इस प्रकार से एशिया माइनर से है, मिडिल एशिया में ही आता है। एशिया माइनर से बोगस कोई एक स्थान है, वहां से मैं उसको बोगस कोई अभिलेख 1400 बीसी का है। तो 1400 बीसी में जो यहां से जानकारी मिली वो जानकारी मेंशन कर ली गई। इस पर जो मेंशन है कुछ देवताओं के नाम मेंशन है बोगस कोई अभिलेख पर, जो ऋग्वैदिक देवताओं से सर्वाधिक साम्यता रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं। जैसे उन देवताओं का नाम है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। एक मिनट, हाँ वही है। इस पर 4 देवताओं का नाम मेंशन है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। बोगस कोई पर ये 4 देवताओं का नाम मेंशन है। ये 4 के चारों जो है ऋग्वैदिक देवता है, ये क्लियर है। एक्चुअली वहां पर 2 जनजातियां हैं, हित्ती और मित्तनी, और 2 जनजातियों ने आपस में झगड़ा किया। तो झगड़ा में क्या होता है, जब युद्ध होता है तो क्या होता है, या तो एक खत्म हो जाता है या तो फिर कंप्रोमाइज होता है, और दूसरा कुछ होता नहीं। या तो एक बचेगा, एक खत्म हो जाएगा, या फिर बाद में कंप्रोमाइज हो जाएगा। 2 ही रिजल्ट आता है युद्ध में। तो इनमें हुआ कंप्रोमाइज। तो कंप्रोमाइज में कुछ शर्तें तय की जाती है, कंडीशन, भाई ये कंडीशन है, इसको तुम भी फॉलो करोगे, हम भी फॉलो करेंगे, अगर आप भी साइन करो हम भी साइन करें तो हो गया कंप्रोमाइज। तो कुछ शर्तें तय की गई हित्ती और मित्तनी में, और उन शर्तों को मानेंगे दोनों लोग। इसके लिए अब उस समय तो ऐसी न्याय की दिव्य प्रणाली है, देवताओं की कसमें वगैरह, क्योंकि वो उस समय भाई कसमें लोग आसानी से, आजकल के समय में जैसे लोग खा लेते हैं झूठ बोलने के लिए, से जो ज्यादा कसम खाने लगे ना किसी बात को, नहीं ये कसम वो कसम मैंने ये नहीं किया है, समझ लो यही किया है। क्योंकि
है ना, कस्में जो है झूठ को प्रूफ करने के लिए पर्याप्त हो गई हैं। उस समय इतना ही, क्योंकि उस समय लोग विश्वास करते थे उन देवी देवताओं पर कि अगर यहां पर झूठ बोला गया तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर कोई दुर्घटना होती थी किसी झूठ के बाद, तो सीधे लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते भाई इसी का परिणाम है। तो फिर कुछ देवताओं की कसमें खाई गई, वो ये है, तुम भी कसम खाओ हम भी कसम खाएं कि ये शर्तें मानेंगी। और ये देवता जिनकी उन्होंने कसम खाई, वो देवता फिर बाद में जब ऋग्वेद आया तो पढ़ा गया, ऋग्वेद पर सारे मेन देवता, इंद्र तो लीडर ही देवता का, इंद्र तो देवताओं के राजा ही है। वरुण दूसरे नंबर के बड़े महत्वपूर्ण देवता है, वरुण दूसरे नंबर के महत्वपूर्ण छोड़िए, ये एक्चुअली जुडिशरी के इस सबसे बड़े अधिकारी यही हैं। पापियों को दंड देने का अधिकार इन्हीं को ही था। वरुण ही पापियों को दंड देते थे। इन्होंने क्या पाप किया, तो है ना, हो गए ना चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा आप मान लो कि भारत का तो यूनिवर्स, क्योंकि देवता है तो फिर यूनिवर्स, तो ये करते थे। तो ऐसे में जब ऋग्वेद में भी सारे देवताओं भी इंपॉर्टेंट देवता है जब मेंशन हुए, तो तब एक कंफर्म हो गया यार ये सारे देवता भी आपने देखा जिंद अवस्था से भी काफी सिमिलरिटीज है। अभी ये जो अभिलेख मिला है जो सीधे उस समय का है, उतने वर्ष पुराना, 1400 बीसी, मतलब वही टाइम पीरियड है लगभग, और उसी नेचर का उसके पहले ही 1900 2200 उसी नेचर के अभिलेख मिला है जिसमें उस सिमिलरिटीज को और भी देखा जा सकता है करीब से। तो ये लोग पहले से यहां रह रहे हैं, फिर वहां गए हैं, फिर ये कंफर्म हो गया। और इतिहास में सबसे ज्यादा कंफर्म यही माना जाता है कि जहां जिसके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिल जाए और लिटरेरी मिल जाए, और दोनों एक दूसरे को मैच करें। तो लिटरेरी प्रूफ तो मैच कर रहे हैं किससे, वो मैक्स मुलर वाले दिए गए है ना एविडेंस से, और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मैच कर रहे हैं इससे। तो दोनों से जो निष्कर्ष लिए गए एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लगभग देवता वही है, भाषाईगत समानता है? तो फिर एक्चुअल में ये तो मान लिया जाएगा कि ये लोग जो आर्य हैं, पहली बात तो ये कि ये हैं, आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओगे इंद्र पर या वरुण पर, या कि ये हैं। अब उसके बाद उनकी एक्टिविटी कि कितने प्रमाण मिलते हैं, कितना आप मानोगे वो बात की बात है, बट ये है, ये पक्का है क्योंकि दोनों प्रमाण मिल गए। और फिर ये इनका जो बेसिक स्थान रहा है ये मिडिल एशिया रहा है, क्योंकि वहां से जिंद अवस्था भी एविडेंस दे रहा है और ये इंस्क्रिप्शंस भी एविडेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले के हैं, ऋग्वैदिक पीरियड बाद का है, वो पहले के हैं, तो फिर इसका मतलब बेसिकली वहीं रह रहे थे, वहां से यहां आए। तो जो लोग विदेशी कहते हैं, आर्य विदेशी है, यहाँ की संस्कृति विदेशी है, यहाँ का सनातन धर्म विदेशी देन है, तो एक मामले में तो माना जा सकता है कि अगर शुरू से ये मिडिल एशिया और ये सब बटा हुआ है तो मानो वो विदेश है, ये स्वदेश है। लेकिन जब हम ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं हिस्ट्री का, तो इस ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में भारत का जो भूगोल है ना, जियोग्राफी है, उसकी जो पश्चिमी सीमा है वो ईरान से टच कर रही है। ये बाद में बट करके अलग हुई है। तो दूरियां बढ़ती हैं, क्षेत्र बढ़ते हैं, कुछ भाषागत डिफरेंस मिलते हैं, वो आज भी देखने को मिलते हैं। आप भी आज का भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार देखिए, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार है भौगोलिक विस्तार है, लेकिन उसमें भाषा की विभिन्नता आप देखिए, इवन संस्कृतियों की भी विभिन्नता आप देख सकते हैं। और साउथ और नॉर्थ में तो इतना डिफरेंस है कि आप अगर थोड़ा सा चूक जाओ तो लगेगा वो विदेश है। उत्तर भारत दूसरा देश है, दक्षिण भारत दूसरा देश है। हल्की सी पॉलिटिकल चूक हो जाए तो लोग आंदोलन करना भी शुरू कर दें, है? तो ऐसे में ये डिफरेंस है। तो नो डाउट भाषागत डिफरेंस हो सकता है, बट हम प्राचीन इतिहास के भौगोलिक इतिहास का अगर अध्ययन करते हैं तो भारत की जो प्राचीनतम सीमा है, वो मतलब प्राचीन भारत की जो पश्चिमी सीमा है, वो ईरान से टच करी, पूरा बैक्टीरिया वगैरह सब इधर ही। इसके विस्तार में आते हैं, क्योंकि साउथ में उतना विस्तार नहीं जितना वेस्ट में है।
एक स्थान से दूसरे स्थान का पर जो माइग्रेशन है, ये विदेश से स्वदेश में ट्रांसफर होना अगर देश के भौगोलिक सीमा के भीतर हो रहा है तो विदेश से स्वदेश आना नहीं माना जाता। अब यहां से आप बेंगलुरु चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, तो क्या विदेश चले गए? भारत से विदेश चले गए? नहीं, भारत से भारत में ही गए हैं। तो इस हिसाब से तो विदेशी नहीं माना जाना चाहिए। अब बाद में बटता हुआ चला गया, वो बात अलग है, क्योंकि बाद में भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ता चला गया। जैसे जैसे लोग वैज्ञानिक होते गए, विशेष ज्ञान के पोषक होते गए, नॉलेज ज्यादा होती गई, वैसे वैसे सेपरेट होते गए और बाउंड्रीज बनती चली गई, सीमाएं बनती चली गई। क्योंकि पहले भौगोलिक सीमा नहीं बनती, पहले सांस्कृतिक सीमा बनती है। पहले इतिहास आता है, फिर इतिहास पर भूगोल आता है। संस्कृति में, कल्चर में पहले सांस्कृतिक सीमा बनती, कल्चरल पे। उदाहरण भारत और पाकिस्तान का विभाजन है, जो प्रत्यक्ष है आपके सामने। क्योंकि इस्लामिक कल्चर और जो सनातन यानी वैदिक धर्म का जो कल्चर है, बिल्कुल मैच नहीं करता था एक दूसरे, और जो थोड़ा बहुत करता था लोग करने नहीं देते थे। तो कहीं ना कहीं से कल्चरल डिफरेंस बनता चला गया। और ये कल्चरल डिफरेंस इतना बन गया कि सबसे पहले ये चिन्हित कर लिया गया, भाई यहां से इतने इतने क्षेत्रों में ये पर्टिकुलर कल्चर मानने वाले लोग ज्यादा हैं। पर्टिकुलर क्षेत्र में, भौगोलिक भूभाग में पर्टिकुलर कल्चर मानने वाले लोग ज्यादा हैं। और फिर दूसरा भौगोलिक क्षेत्र नहीं कि यहां पर ये पर्टिकुलर कल्चर के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो फिर वो भौगोलिक सीमा बना दी। इस भौगोलिक सीमा के भीतर इस कल्चर के रहने वाले लोगों को एक अलग देश दे दिया जाए, और इस भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले लोगों को एक अलग देश दे दे। तो भौगोलिक सीमाएं बनी। इसके पहले सांस्कृतिक सीमा बनी थी कि नहीं बनी थी? तो सांस्कृतिक इतिहास में सबसे पहले सांस्कृतिक सीमाएं बनती हैं, बाद में भौगोलिक सीमा बनती है। क्योंकि प्रकृति जो नेचर है, उसने धरती पर बाउंड्री लाइन खींच के नहीं भेजा था। लोगों के जीवन यापन से रिलेटेड सबसे पहले कल्चर बना है, फिर भौगोलिक सीमाएं बनी है, नो डाउट। तो इस हिसाब से अगर माने तो फिर वो इधर से इधर आए, ठीक है, बट विदेशी थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता बाद में। बट अब इसके पहले तो अफगानिस्तान भी बट गया था तो भारत का हिस्सा ही। मैं ऐतिहासिक काल में दिखाऊं भारत का हिस्सा है कब? अब कंबोज वगैरह उठा लो तो आप महाजनपद काल में भी ले आओगे पूरी बाउंड्री उधर, वो तो था ही। शुद्ध ऐतिहासिक काल में मौर्य साम्राज्य में सेल्यूकस ने बांट के अलग किया हुआ था। सिकंदर का उत्तराधिकारी बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र पर बैक्ट्रिया का शासक था वो। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर से मिला लिया। एरिया, अराकोसिया, जिड्रोसिया, पेरीपिमसदाई 4 राज्य हैं जो पूरे अफगानिस्तान को कवर करते हैं। उसकी बेटी हेलेना से विवाह भी किया। 305 ईसा पूर्व की बात है, शायद 305 की। हेलेना से विवाह भी किया, उसको पराजित किया, बस छोड़ दिया, और उसके 5 के 5 प्रांत ले आए इधर। और भारत की सीमा सीधे अब ईरान से टच करने लग गई। फिर तो आप विदेशी मानो कि स्वदेशी मानो, ये डिपेंड करता है कि आपके साक्ष्यों में मजबूती कितनी। आपके पास एविडेंस नहीं तो आप विदेशी मानो, एविडेंस है, प्रमाणिक है, तो आप विदेशी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आर्य मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए ये दोनों प्रमाण। इसलिए मैक्समूलर का जो कथन है कि मध्य एशिया का बैक्टीरिया मूल निवास स्थान है, ये ज्यादा सही है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट होता है। ये सबसे प्रमाणिक मत है, बाकी लोगों ने और मत दिए हैं, उनके नाम से उस मत को केवल जान लेते हैं। पढ़ने वाली चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्लियर है?